कांग्रेस पार्टी की शुरुआत 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, लेकिन आज हम शुरू से शुरुआत नहीं करेंगे। मैं बात वहीं से करूंगा जब भारत पर नेहरू जी के परिवार ने 38 ईयर शासन किया है। लेकिन इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था वो शायद आप नहीं जानते होंगे। इन 38 ईयर्स में देश ने कितनी तरक्की की थी और कौन कौन से घोटाले हुए थे। लेकिन यहाँ आपके सामने मैं थोड़े सवाल रखता हूँ, वो पहले जान लो। कांग्रेस के ज्यादातर नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पटेल जी प्रधानमंत्री नहीं बने और नेहरू जी बन गए। क्या आपको पता है नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे और 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। क्या आप जानते हो 1975 में आपातकाल लगाया था, जहां लोगों को बोलने का अधिकार भी छीन लिया गया था। क्या गरीबी हटाने के नाम पर नसबंदी करी थी वो सही थी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश राठौड़ और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और ना तो मुझे किसी पार्टी ने ये वीडियो करने के लिए बोला है। इस वीडियो में मैं अच्छाई बुराई सब बताने वाला हूँ, लेकिन स्कैम और घोटाले के बारे में सबसे ज्यादा बताऊंगा। 15 अगस्त 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. लेकिन वो दिन और आज के दिन कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि असली पीएम का हकदार तो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन ये बात 100% सच है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ था। कांग्रेस के ज्यादातर नेता तो चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। और अब ये बात पहुंचती है गांधी जी तक, और गांधी जी को लगता था कि नेहरू नौजवान है और विदेशों में पढ़े और दुनिया के सामने भारत का चेहरा बन सकते हैं, इस देश को अच्छी तरह डेवलपमेंट कर पाएंगे, ऐसा गांधी जी ने पटेल जी को कहा। पटेल, अगर तुम चाहो तो नेहरू प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और बापू का सम्मान रखते हुए सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया। वही वो पल था जब भारत का इतिहास बदल गया, और सच में बदल गया। कैसे, आगे जानते हैं। लेकिन यहाँ बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्योंकि उस टाइम उनको उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया था। इटली को 9 प्रांतों को जोड़ने में 23 साल लगे थे और यूएन को 40 प्रांतों को जोड़ने में 9 साल घिस गए। और हम कितने प्रांत थे? हम थे 562 प्रांत, और इन सब को जोड़कर एक हिंदुस्तान बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कितने महीने लगे थे? 18 महीने। और तभी तो हम बोलते हैं सरदार पटेल को कि आयरन मैन ऑफ इंडिया। और ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो 562 प्रांतों से 1-1 करोड़ लेते तो शायद वो 562 करोड़ बना सकते थे। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी, तब उनके पास 216 रुपए थे, और वो भी मौत से पहले उन्होंने उनकी बहन से ये कहा था कि ये 216 रुपए मेरे मर जाने के बाद तुम सरकार में जमा करवा देना। इतनी ईमानदारी, इतना त्याग और इतना बड़ा नेतृत्व। लेकिन खुद की बात यह है कि इतने बड़े महान नेता की परवाह कांग्रेस ने 54 साल तक नहीं की। जब बीजेपी की सरकार हुई उसके बाद 31 अक्टूबर 2018 को वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया गया, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनी, जो करीब 3000 करोड़ की लागत से बनवाया गया था। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में क्या घोटाले हुए और क्या अच्छे काम हुए, उस पर बात करते हैं। उनका पहला काम फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी था, जिसमें आजादी के बाद नेहरू जी ने भारत को एक लोकतंत्र का रास्ता दिखाया। उस टाइम से उन्होंने लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया और हर 5 साल में इलेक्शन करवाए, जिसमें तानाशाही का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इनका दूसरा काम 5 वर्षीय योजना शुरू की। नेहरू जी ने देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की थी, जिसमें 5 साल खेती पर काम किया और 5 साल फैक्ट्रियां लगाने का फैसला लिया, ताकि देश का विकास एक मजबूत प्लान के साथ हो। इनका तीसरा काम, नेहरू जी अच्छी तरह जानते थे कि देश में अच्छी पढ़ाई के बिना देश आगे नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने 5 IIT और 1 AIIMS जैसे बेहतरीन दुनिया के कॉलेज और अस्पताल बनवाए गए। उनका चौथा काम था हैवी इंडस्ट्री। देश में मशीन बनाने पर नेहरू जी ने बहुत जोर दिया, ताकि स्टील, कोयला सब देश में बने और बाहर के देशों से हमें निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन अब तुम सुनो नेहरू जी की गलतियां और घोटाले के बारे में। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। 1962 का भारत चीन युद्ध हारना। नेहरू जी ने उस टाइम चीन को अपना दोस्त मान लिया था, लेकिन चीन ने धोखा दिया और 1962 में भारत पर हमला कर दिया। हमारी सेना तैयार नहीं थी, इसलिए हम युद्ध हार गए। ये नेहरू जी की विदेशी नीति की सबसे बड़ी असफलता थी, जिसने देश को सदमा पहुंचाया। लेकिन इस युद्ध में हमारे देश के वीर जवान जो शहीद हुए थे वो थे 1383 और 3900 से भी ज्यादा सैनिक लापता हो गए। अक्षय चीन, जो कि एक लद्दाख का भाग था और मुंबई से 10 गुना बड़ा था, लेकिन
लेकिन नेहरू जी ने वो चीन को दे दिया। इससे भी बड़ी एक गलती कश्मीर मुद्दा अधूरा रह जाना, और ये गलती आज भी हमें भुगतनी पड़ती है। क्यों, आइए जानते हैं। आजादी के ठीक बाद पाकिस्तान ने अपनी सेना की मदद से कबायलियों को कश्मीर पर हमला करने के लिए भेजा। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ रहने के लिए विलय पत्रों पर हस्ताक्षर किया। उनको भारत देश से जोड़े रहने के लिए और एक विश्वास के लिए नेहरू जी ने उस टाइम आर्टिकल 370 को बीच में घुसा दिया। के बाद भारत ने तुरंत अपनी सेना भेजी और आक्रमणियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। हमारी सेना तेजी से जीत रही थी और ऐसा लग रहा था कि कश्मीर अब हमारा हो जाएगा। इस निर्णायक मोड़ पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध रोकने के लिए इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का फैसला ले लिया, और सैन्य प्रमुखों ने इस फैसले का बहुत विरोध किया, क्योंकि ये युद्ध जीत रहे थे और यूएन की दखल की कोई जरूरत नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों के बीच तुरंत युद्ध विराम कैसे फायर की घोषणा कर दी, और ये युद्ध विराम उस जगह पर लागू हुआ जहां पर सेना खड़ी थी, जिसमें कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया। यूएन में जाने की वजह से यह घरेलू मुद्दा आज अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया है। आखिर में परिणाम ये हुआ कि भारत एक अधूरा कश्मीर लेकर रह गया, और आज भी ये विवाद पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। देखो, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था और इसके बाद हुआ भारत में एक बड़ा स्कैम 1948 में जीप घोटाला। ये भारत की आजादी के बाद का पहला सबसे बड़ा घोटाला। जब पाकिस्तानी हमले के बाद भारतीय सेना को जब जीप की जरूरत थी, उस वक्त 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से ब्रिटेन की एक कंपनी को 1500 जीपों का ऑर्डर दे दिया गया। लेकिन 1949 तक सिर्फ 155 जीपों की डिलीवरी हो पाई। इनमें भी ज्यादातर जीपों की क्वालिटी बहुत ही खराब थी। इन सब की जांच की गई तो फर्जीवाड़ा में ब्रिटेन में मौजूद भारत के हाई कमिश्नर वीके कृष्णा मेनन का नाम आया। मेनन साहब इस समय प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के बड़े लाडले थे। मेनन ने लंदन में रहकर अपनी सेटिंग शुरू कर दी थी। तो भारत को जीप की जरूरत थी तो मेनन ने लंदन में एक जीप कंपनी डील करवा दी, जिस कंपनी में सिर्फ 2 या 4 लोग थे। ये तक कंपनी के पास नाम मात्र के पैसे थे। इस कांड की जब खबर भारत में पहुंची तो एक बड़ी हेडलाइन वाली न्यूज बन गई। मेनन को लंदन में हाई कमिश्नर के पद से हटाया गया, लेकिन इस मेनन पर पूरे घोटाले का आरोप लगा था। बाद में इन्हीं मेनन की सिफारिश पर घोटाले करने वाली कंपनियों पर बाद में केस लड़ने के लिए वकील चुना गया। कई साल चली इस जांच के बाद 1955 में इस केस को बंद कर दिया गया, और जिस मेनन पर इस घोटाले का आरोप लगा था, बाद में आदरणीय नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया, और 1957 में उन्हें रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद दे दिए गए। जीप घोटाले के बाद 1951 में बाइसिकल इंपोर्ट स्कैम आया। फिर 1958 में हरिदास मुद्रा का मामला सामने आया। 1960 में तेजा लोन स्कैम, 1963 में प्रताप सिंह कायरो स्कैम, 1965 में पटना कलिंग ट्यूब केस, 1974 में मारुति स्कैम, 1976 में कुओ ऑयल डील, 1981 में एंटुलाई ट्रस्ट, 1987 में HDW ब्रोकरेज केस का मामला भी सामने आया। इस तरह के मोटे मोटे घोटाले कर कर ये देश अपना टाइम पास करता रहा। यहाँ मैं नेहरू जी के थोड़े फैक्ट दिखाना चाहूंगा, और ये सारे फैक्ट सोशल मीडिया से लिए गए हैं। फैक्ट नंबर 1, नेहरू जी की कृपा से पाकिस्तान को आधा कश्मीर तो मिल गया। फैक्ट नंबर 2, कोको आइलैंड जो 10 किलोमीटर लंबा है और वो भी म्यांमार को नेहरू जी की कृपा से सौंप दिया गया। लेकिन आज चाइना वहीं पर बैठकर भारत देश को देखता रहता है कि भारत में क्या चल रहा है। काफी लोग बोलेंगे कि ये तो म्यांमार का हिस्सा है, लेकिन आप देखो काफी टाइम पहले ये भारत का भाग रह चुका है। फैक्ट नंबर 3, कई पार्टियां ऐसा कहती है कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को 38,000 एकड़ जमीन उपहार में दे दी, और आज भारत देश में वक्फ बोर्ड के पास 39 लाख एकड़ जमीन है। इधर फैक्ट खत्म होते हैं, लेकिन नेहरू जी बहुत अजीब अजीब आर्टिकल लेकर आए। 1950 में आर्टिकल 25 लेकर आए, जिसमें धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई, और सबसे ज्यादा किस धर्म का परिवर्तन हुआ है ये आप सब जानते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। नेहरू जी 1950 में आर्टिकल 28 लेकर भी आए, और जिसमें हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया गया। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक जैसे कि मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी लोग धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं, और धार्मिक शिक्षा के बाद अब निशाने पर थी धार्मिक संस्था। 1951 में हिंदू रिलीजियंस एंड चैरिटेबल्स इंडाउसमेंट एक्ट लेकर आए, और कांग्रेस सरकार ने इसका कारण ये दिया कि बड़े मंदिरों का रख रखाव सही से हो सके। लेकिन HRCE के आते ही भारत के बड़े बड़े मंदिर का प्रबंध सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, तो मन माने ढंग से मंदिरों की संपत्ति का दुरुपयोग किया, और ये सिर्फ हिंदुओं के धार्मिक मंदिरों पर लागू था, बाकी के धर्मों और धार्मिक संस्थाओं पर लागू नहीं था। 1956 में नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड को कभी हाथ भी नहीं लगाया। सबसे ज्यादा उस समय और आज के समय भारत में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं पर बहुत
बहुत सारे एक्ट लगाए गए। लेकिन इसको थोड़ी और गहराई से समझते हैं, साल 1945 की उस दौर के सबसे बड़े ईमानदार व्यक्ति कोई थे तो वो थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की किताब थी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो कि साल 1945 में आई थी। उसमें साफ ऐसा लिखा है कि भारत देश को आजाद करने में सबसे ज्यादा योगदान हिंदू धर्म के लोगों का था। इसमें मुसलमानों का कितना योगदान है और ये भारत देश को अपना देश मानते हैं, ये सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। 291 पर डॉक्टर अंबेडकर खुद ये लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे। वो खुद को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में मानेंगे। वो ये भी लिखते हैं कि मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत ही कम योगदान दिया है और हमेशा मुस्लिम देशों को भारत से ऊपर रखा है। और ऐसे तो कई वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल है। कई विपक्षी नेता और सोशल मीडिया का थोड़ा डाटा देखे तो उनका ऐसा कहना है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ये चाहते थे कि भारत की हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत बने। इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव पेश किए थे और कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव गिराया था। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें राम लक्ष्मण सीता जी की फोटो थी, भगवान कृष्ण और अर्जुन की फोटो थी, भगवान बुद्ध और महावीर की भी फोटो थी, भगवान नंदराज और हनुमान जी की फोटो थी, राजा भागीरथ और राजा विक्रमादित्य की फोटो थी, गुरुकुल और नालंदा की फोटो थी, नेताजी और रानी लक्ष्मीबाई की भी फोटो थी। बाबा साहेब ने उस टाइम कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो चुके हैं, ना मजहब के आधार पर अब कोई मंत्रालय, आयोग, ट्रिब्यूनल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो होगा वो सेक्युलर होगा। और BHU और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी साथ साथ में बने। BHU यूनिवर्सिटी आज सबके लिए ओपन है, यानी कि सेक्युलर यूनिवर्सिटी है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कांग्रेस ने 1981 में माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। यहाँ मैं पंडित नेहरू जी के दूसरे पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, नेहरू जी के पर्सनल सेक्रेटरी M.O. मठाई की किताब ने नेहरू परिवार के जीवन पर 3 सबसे बड़े आरोप लगाए हैं। पहला दावा, मठाई का सीधा आरोप था कि नेहरू खानदान का कोई भी व्यक्ति चरित्र का पक्का नहीं था। इनके अनुसार इनके परिवार का कोई भी पुरुष या महिला एक ही साथी के प्रति ईमानदार नहीं रहा, यानी कि एक से ज्यादा संबंधों को परिवार में सामान्य माना जाता था। दूसरा दावा, मिठाई ने दावा किया कि 1946 में नेहरू जी का कांग्रेसी कार्यकर्ता मीरादुल्ला साराभाई के साथ नाजायज संबंध था। इनका ऐसा कहना था कि ये रिश्ता काफी समय तक चला और जिसे छुपा कर रखा गया था। तीसरा दावा, उन्होंने ऐसा लिखा कि नेहरू और लेडी माउंटबेटन का रिश्ता सिर्फ दोस्ती में छुपाया गया था। मथाई का ऐसा इशारा था कि उनका संबंध सिर्फ भावात्मक नहीं बल्कि शारीरिक भी थे। और जब 27 मई 1964 को जब नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तो वहीं उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है।